प्रोग्राम जो होता है उसके लॉजिकली 3 पार्टीशंस होते हैं, ठीक है? पहला जो पार्टीशन होता है या पहला सेगमेंट कह लें कि कोई भी प्रोग्राम जो हम लिखते हैं, जो भी प्रोग्राम होता है उसके 3 हिस्से होते हैं, बस इसको इस तरह समझ लें। पहला हिस्सा जो होता है वो होता है डेटा के ऊपर, दूसरा हिस्सा जो होता है वो होता है कोड के ऊपर, तीसरा हिस्सा जो होता है वो होता है स्टैक के ऊपर। अब इसको इसका इसका मतलब क्या है, मैं इसका एग्जैक्ट आपको मतलब समझाता हूँ। वो ये है, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि देखें, यहाँ पर सेगमेंटेड, जब कोई भी कंप्यूटर के अंदर आप ये समझ लें कि प्रोग्राम रन किया जाता है, ठीक है? ये मेमोरी है, ये मेमोरी है, और ये आपका सीपीयू है, ठीक है? प्रोसेसिंग यूनिट है, ये आपका प्रोसेसर है और ये आपकी मेमोरी है, ठीक है? कोई भी प्रोग्राम जो होता है वो बेसिकली तीन तीन पार्ट्स में होता है, कोड, डेटा और स्टैक। ठीक हो गई बात? अच्छा, अब जो प्रोग्राम आपने लिखा है, जो प्रोग्राम आपने बनाया है, वो आपका रखा हुआ है मेमोरी के अंदर। ठीक हो गई बात? अब जब वो मेमोरी में रखा हुआ है और उसको आपने एग्जीक्यूट करना है, मतलब वही पुरानी वाली बात हमारी कि जब आप उसको एग्जीक्यूट करने जाएंगे, मतलब कि आप उसको कंपाइल करेंगे तो वो लिंक भी होगा, लिंकर फिर वो लोडर होगा, लोडर के बाद वो मशीन लैंग्वेज में इंटरप्रेट होगा और फिर उसको कंप्यूटर रन करेगा। ये सब चीज़ें करने के लिए ये जो मेमोरी में से वो जो जो प्रोग्राम है वो उठ के जो है वो इसके अंदर आता है, आपका प्रोसेसर के पास आता है, और प्रोसेसर फिर उसको जो है वो इंस्ट्रक्शन पर इंस्ट्रक्शन उसको एग्जीक्यूट करता है। ठीक हो गई बात? ओके। अब मैंने आपको बताया कि प्रोग्राम के 3 हिस्से होते हैं, कोड, डेटा और स्टैक। कोड बेसिकली वो हिस्सा होता है जहां पे आपने पूरा वो कोड लिखा हुआ होता है, वो पूरी प्रोग्रामिंग आपने की हुई होती है। उस कोड को यूज करने के लिए, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए आप कुछ डेटा रखते हैं या डेटा डिक्लेयर करते हैं। उस डेटा के ऊपर आप काम करते हैं तो वो प्रोग्राम काम करता है, ठीक है? और फिर स्टैक होता है। स्टैक का जो कॉन्सेप्ट है ये हमें नजर नहीं आता, जब कभी भी हम प्रोग्राम लिखते हैं, कंपाइल करते हैं, हमें नजर नहीं आता, लेकिन बेसिकली होता ये है कि वो एक स्टैक का कॉन्सेप्ट होता है कि जैसे जैसे हम तह लगाते हैं ना किसी चीज की, या आपने कभी कोई आप शादी वगैरह में जाएं या होटल्स वगैरह के अंदर हम जाते हैं, वहां पर क्या होता है कि एक नीचे स्प्रिंग लगा हुआ होता है और उसके ऊपर वो वेटर्स जो होते हैं वो प्लेट्स रखते चले जाते हैं, और वो स्प्रिंग आहिस्ता आहिस्ता नीचे आना शुरू हो जाता है, और फिर जो एक वक्त आता है कि वो स्टैक पूरा भर जाता है। लेकिन इस स्टैक की इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है कि ये लीफो, LIFO के कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो, ठीक है? इसमें क्या होता है कि जो लास्ट चीज आपने रखी होती है सबसे पहले वो निकलती है। बहरहाल, जो प्रोग्राम लिखा जाता है वो इस स्टैक के कॉन्सेप्ट को रख के चलता है। अभी इसके ऊपर मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, कंफ्यूजन हो जाएगा। सिर्फ इस तरह समझें कि अभी हम 2 पार्ट के ऊपर कंसंट्रेट करते हैं, कोड और डेटा, ठीक है? अब जो प्रोग्राम जो आपने लिखा है, जब वो एग्जीक्यूट होता है प्रोसेसर के अंदर, तो वो उसकी एक विंडो बनाता है मेमोरी के अंदर, एक विंडो जो कि 64, अगर 32 बिट का प्रोसेसर है, तो वो एक 64 केबी की चार ईच विंडोज बना देता है, 4 विंडोज बनाता है। हर विंडो 64 केबी की होती है, किलोबाइट्स की होती है, ठीक है? अच्छा, अब एक सेगमेंट में वो डेटा रखता है, एक सेगमेंट के अंदर वो पूरा कोड रखता है, ठीक है? अब इसके अंदर प्रोसेसर को पता होता है कि इस वाले सेगमेंट के अंदर मेरे पास डेटा है और उसके ऊपर काम क्या करना है वो इस वाले सेगमेंट के अंदर है, ठीक है? तो हर प्रोग्राम के अंदर हम बाकायदा तौर पे 2 चीजें मेन कर रहे होते हैं कि डेटा की डिक्लेरेशन करते हैं, और डेटा की डिक्लेरेशन के बाद उसके मेथड्स या उसके फंक्शंस कह लें। अगर जावा की लैंग्वेज में आप जाएंगे तो वो मेथड्स है, और C++ की लैंग्वेज में आप आएंगे तो वो फंक्शंस हैं, या आप कह लें कि वो एक जो आपने काम जो करना है, जो उससे काम करवाना है, जो आप फंक्शन आप लिखेंगे, मेथड आप लिखेंगे, वो बेसिकली कोड है पूरा, ठीक है? तो ये डेटा हो गया और ये कोड हो गया। ये 2 चीजें मेन होती है प्रोग्राम की। अच्छा, अब आते हैं वापस अपने वेरिएबल्स के ऊपर या डेटा के ऊपर। जो डेटा टाइप्स हमारे C++ के अंदर हम डिफाइन करते हैं वो बेसिकली 4 टाइप की होती हैं। 4 टाइप की होती हैं। वो 4 टाइप की क्या होती हैं? पहली जो होती है वो हमारी होती है, इसको आप बंद करें, इसको खोलते हैं। पहली जो होती है वो होती है इंटीजर, इंट टाइप की, ठीक है? इंट टाइप की होती है, इंटीजर। इसमें आप साइंड और अनसाइंड दोनों कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है, साइंड और अनसाइंड का मतलब यह है
कि आप अगर इंटीजर उस डेटा टाइप जो आपने डिक्लेयर किया है इंटीजर का, उसके अंदर कोई भी डेटा आप रखेंगे या कोई डेटा कॉपी कराएंगे या कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन करने के बाद उसके अंदर वो डेटा आएगा, तो वो अगर नेगेटिव है तो साइंड उसको डिक्लेयर करेंगे साइंड इंट। और अगर आप उसके साइन से ज़्यादा कंसर्न नहीं है, आपको टेंशन नहीं है कि भाई इसका साइन कोई मैटर नहीं करता है, तो आप अनसाइंड या सिर्फ इंटीजर उसको डिक्लेयर कर देंगे। ठीक है। और ये जो नॉर्मल इंटीजर होता है ये आपका जो है वो 8 बाइट का बनता है, 8 बाइट का। अच्छा, फिर आ जाते हैं आपके पास आता है फ्लोट। ये भी एक डेटा टाइप होती है। फ्लोट का मतलब होता है कि जब आप जो है उसके अंदर डेसिमल्स को रखना चाहते हैं। फिर एक आता है इंटीजर, जो है ये होल नंबर्स को डिस्कस करता है। होल नंबर्स को मतलब आप 3.45 या पाई की वैल्यू अगर आप रखना चाहें 3.14, तो वो इसके अंदर स्टोर नहीं करेगा, वो सिर्फ 3 को स्टोर करेगा, बाकी 0.14 को वो डेसिमल जो है उसको ट्रंकेट कर देगा। फ्लोट के अंदर ऐसा नहीं होगा। अगर आप उसके अंदर स्टोर करवाएंगे या मैथमेटिकल ऑपरेशन से कोई वैल्यू आती है डेसिमल्स के अंदर, इवन लेट सपोज 3.14 आ गई, तो 0.14 को वो स्टोर करेगा। अब जब कभी हम कोई प्रोग्राम लिखेंगे तो मैं आपको ये करके दिखाऊंगा। फिर आता है आपका डबल। ये भी डेसिमल रखने की सलाहियत रखता है, लेकिन इसका जो डेटा टाइप है ये बड़ा है। यहाँ पे हम 8 बाइट है, यहाँ पे 16 बाइट है। ठीक है, इसकी इसकी एरिया ज़्यादा बड़ा लेता है। अगर आप ज़्यादा बड़े नंबर्स के साथ काम करना चाह रहे हैं और ज़्यादा स्पेस आपको चाहिए, तो आप ये डबल को यूज़ करेंगे, डबल डेटा टाइप को। अच्छा, फिर आपके पास आता है बूलियन। बूलियन डेटा टाइप, इसमें क्या होता है, ये भी 8 जो है वो बाइट्स का होता है, और ये आपका यस और नो की सिचुएशन को रखता है अपने साथ। यस और नो, हाँ या ना, बस इसका ये काम है, इसके अंदर और कुछ नहीं है। फिर एक आपका आता है कैरेक्टर टाइप का। ये 1 बाइट का होता है। 1 बाइट मतलब कि 8 बिट का। 2 बाइट का मतलब हो गया 16 बिट का, और 4 बाइट का मतलब हो गया आपका 32 बिट्स का। ठीक हो गया, क्योंकि हमें मालूम है कि एक बाइट के अंदर 8 बिट्स होती हैं और एक निबल के अंदर 4 बिट्स होती हैं। ठीक हो गई बात। अच्छा, कैरेक्टर जो है वो 1 बाइट का होता है। ये आपके कैरेक्टर्स लेता है, जैसे कि ए बी सी, इस टाइप के कैरेक्टर्स आपसे ये लेता है। तो ये आपके डेटा टाइप्स हैं C++ के अंदर, इंटीजर, फ्लोट, डबल, बुलियन और कैरेक्टर। अच्छा, अब एक छोटा सा प्रोग्राम मैं आपके लिए लिख रहा हूं। इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम ये करते हैं कि हम जो है 2 नंबर्स को ऐड कराएंगे। ठीक हो गया, 2 नंबर्स को हम ऐड कराएंगे। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हमें इनका डेटा टाइप को डिफाइन करना पड़ेगा, एक डेटा टाइप को डिक्लेयर करना पड़ेगा। अपनी आसानी के लिए हम इंटीजर टाइप का डेटा लेते हैं और इंटीजर टाइप का ही हम नंबर्स लेंगे, हम होल नंबर लेंगे। इसके बाद हम उसको डेसिमल में या फ्लोट में जो है कन्वर्ट करके अपनी अंडरस्टैंडिंग देख लेंगे। ठीक है, एक छोटा सा प्रोग्राम मैं लिखता हूं कि एक मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया इंटीजर num1 के नाम से। ठीक है, और मैंने इसके आगे सेमीकोलन लगा दिया। ये मेरी जो है वो इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई। अगर मैं ये नहीं लगाऊंगा तो ये यहाँ पे एरर शो करेगा। तो यहाँ पर मैंने इसको लगा दिया num1। अब मैंने यहाँ पे किया क्या, यहाँ पर मैंने एक जो है वो num1 वेरिएबल डिक्लेयर किया, वेरिएबल डिक्लेयर किया है इंटीजर टाइप का। इसी तरीके से मैं एक और वेरिएबल डिक्लेयर करता हूं num2। ये मैंने डिक्लेयर किया इंटीजर टाइप का num2। ये 2 वेरिएबल्स मैंने डिक्लेयर किए। अच्छा, फिर मैं एक और वेरिएबल डिक्लेयर करता हूं सम। ठीक है, सम। अच्छा, ये मैंने 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर किए इंटीजर टाइप के। अब आप ये देखें कि ये 3 जो है इस तरह बार बार मुझे लिखना पड़ा। अपनी आसानी के लिए हम इस तरह भी कर सकते हैं कि इसको मैं कॉमा लगा के आगे कर दूं और इसको भी मैं कॉमा लगा के सम आगे कर दूं। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये 3 वेरिएबल्स मैंने डिक्लेयर किए इंटीजर टाइप के और इसको मैंने सेमीकोलन आगे लगा दिया। अब मैं देखिए कंपाइल करके देखता हूं, सिर्फ चेक करने के लिए कि मैंने कोई एरर तो नहीं किया। इस तरह डिबगर जो है वो मुझे चेक करके बता देगा कि मैंने कोई लॉजिकल एरर तो नहीं किया। ये मैंने किया। इसने मुझसे पूछा भाई सेव करना है, तो मैं इसको सेव करता हूं इंट्रो 4 के नाम से। ठीक है जनाब, और इसकी जो एक्सटेंशन होगी वो CPP के नाम से, C++ होगी सोर्स फाइल। ऑब्वियसली सेव किया, इसने कंपाइल किया और इसने बताया कि जी आपका कोई एरर फिलहाल नहीं है। ठीक हो गया।
3 वेरिएबल हमारे डिक्लेयर हो गए। अब हम करना क्या चाहते हैं, ये देखें, ये हो गया आपका डेटा, ठीक है, ये आपका हो गया डेटा। अब हम ये करना चाह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि num1 को मैं ऐड करूं num2 के साथ, ठीक है, और इसको मैं दोनों का जो रिजल्ट आएगा ऐड करने के बाद उसको मैं डाल दूं सम, जो वेरिएबल मैंने बनाया है सम इंटीजर सम के अंदर। अब मैंने देखें यहां पे क्या किया, इस इंस्ट्रक्शन को समझें। num1 जो भी वेरिएबल होगा, अभी हमें नहीं पता कि num1 वेरिएबल के अंदर क्या वैल्यू है, हमें नहीं पता। अब हम ये वैल्यू जो है यूजर से भी ले सकते हैं, हम ये वैल्यू खुद भी डिफाइन कर सकते हैं, मैं आपको दोनों करके दिखाता हूं अभी। अब यहां पे क्या हम कर रहे हैं कि num1 की जो भी वैल्यू हो, यूजर से आए या हम लिखें, और num2 की जो भी वैल्यू हो, उन दोनों को ऐड करो, इन दोनों को ऐड करो, और दोनों को ऐड करके सम के अंदर असाइन कर दो। ये इक्वल्स का मतलब है कि असाइन कर दो, यानी कि राइट साइड में जो भी इंस्ट्रक्शन है उसको आप करके सम के अंदर आप असाइन कर दो। अब यहां पे हम लगाएंगे सेमीकोलन, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर मैं पहले करता हूं कि यूजर डिफाइन, के मतलब मैंने डिफाइन कर देना है कि मैंने कहा कि num1 जो है उसको आपने असाइन कर दी वैल्यू 4, और num2 को आपने असाइन कर दी वैल्यू कह देते हैं 6, ठीक है, और इसके आगे सेमीकोलन। अब यानी कि num1 के अंदर 4 है, num2 के अंदर 6 है, अब दोनों को हमने ऐड किया और सम के अंदर असाइन करा दिया। अब हम चाहते हैं कि सम को हम स्क्रीन के ऊपर भी तो शो कराएंगे कि भाई आपने जो ऐड किया उसका रिजल्ट आप स्क्रीन पे भी तो शो करवाएं। तो हम करेंगे सी आउट, जो हमने पहले लिखी थी, आउटवर्ड स्ट्रीम, और हम लिखेंगे द सम ऑफ num1 एंड num2 इज, ठीक है, और इसके आगे मैं एक और आउटपुट स्ट्रीम लगा के यहां पे मैं सम लिख देता हूं। अब सम के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो यहां पे शो कर देगा प्रोग्राम के अंदर, और ये प्रोग्राम खत्म कर दिया। अब कंपाइल करके देखें, और कंपाइल करके देखें कि ये सही कंपाइल हो रहा है। ये देखें, ये कंपाइलेशन रिजल्ट इसने 0 एरर बताया और वार्निंग 0 बताया। अब इसको हम रन करके देखते हैं, तो ये देखें द सम ऑफ num1 एंड num2 इज 10, ये इसने हमें करके दिखा दिया यहाँ पे, ठीक है भाई, बहुत आसान हो गया। अच्छा, अब ये हमारा हो गया एक प्रोग्राम। अब हम चाहते हैं कि हम 6 और 4 ना करें, अब हम यूजर से लें कि भाई यूजर क्या चाहता है, ठीक है। इसको करने के लिए अब मैं एक इसको कमेंट आउट कर देता हूं। कमेंट आउट क्या कि मैंने एक यहां पे फॉरवर्ड स्लैश लगा के स्टार लगाया, ये पूरा नीचे तक हो गया डीएक्टिव, और यहां पे मैंने इसको स्टार लगा के फॉरवर्ड स्लैश दोबारा लगाया। तो अब क्या होगा कि कंपाइल जब होगा ये प्रोग्राम, तो उसके अंदर ये चीज का इफेक्ट या ये कंपाइलेशन में नहीं आएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं नीचे, यहां पे मैं लिखता हूं सी आउट, और मैं ये कहां पे लिखवाता हूं कि भाई एंटर वैल्यू फॉर num1, ठीक है, और यहां पर मैंने लगा दिया इंस्ट्रक्शन के लिए सेमीकोलन क्लोज। अब मुझे यूजर से वैल्यू लेनी है। अब यूजर से वैल्यू मैं कैसे लूंगा, यूजर से वैल्यू यानी कि मैं num1 के अंदर लूंगा, num1 के अंदर, राइट। तो num1 के अंदर लेने के लिए, वेरिएबल लेने के लिए यूजर से हम लिखेंगे सी आउट, हम कर रहे थे स्क्रीन पर लिखाने के लिए, यूजर से लेने के लिए हम लिखेंगे सी इन, ठीक है, और इसके आगे हम इनवर्ड स्ट्रीम लगाएंगे। ये देखें, यहां पर ये आउटवर्ड स्ट्रीम थी स्क्रीन पर जाने के लिए, और यहां पे हम लेने के लिए इनवर्ड स्ट्रीम लेंगे, और एज इट इज यहां पर हम सेमीकोलन लगा देंगे, ठीक हो गया। यही चीज मैं जो हूं दोबारा कॉपी करता हूं num2 के लिए। अब यहां पर मैंने कहा कि भाई num2 मुझे बताओ, num2, और यहां पर मैंने लिखा num2, ठीक है। अब यहां पे num2 की वैल्यू आ जाएगी, और यहां पे मैं इसको कंपाइल करता हूं, और यहां पे कंपाइल करने के बाद देखें कोई एरर नहीं है। अब देखें ये हमसे पूछेगा कि आपको क्या वैल्यू चाहिए, मैंने इसको रन किया, कहता है एंटर वैल्यू फॉर num1, ठीक है, एंटर वैल्यू फॉर num1। अब मैंने इसके अंदर दिया जी 100 दे दिया मैंने, 100, ठीक है, एंटर दबाया, उसने कहा एंटर वैल्यू फॉर num2, मैंने इसके अंदर जो है वो 50 दबा दिया, 50 एंटर दे दिया। अब num1 के अंदर 100 चला गया, num2 के अंदर 50 चला गया, एंटर किया तो उसने बता दिया कि जी द सम ऑफ num1 एंड num2 इज 150।